जब हम भारतीय इतिहास के गौरव का अध्ययन करते हैं, भारतीय इतिहास की उपलब्धियों, उन परंपराओं का अध्ययन करते हैं, तो वह महात्मा गांधी की नई तालीम उस पंक्ति में सबसे आगे सम्मान खड़ी दिखती है। और वो भावात्मक सम्मान नहीं है, बड़ी वैज्ञानिक प्रस्तुति थी महात्मा गांधी की भारतीय शिक्षा के भविष्य को लेकर, जो उन्होंने राष्ट्र के पटल पे हम सभी के समक्ष भी रखी थी। तो हम प्रयास करेंगे अपने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से कि नई तालीम के विभिन्न आयामों को लेकर हम चर्चाएं आपसे करें, ताकि उस विषय की सारगर्भिता से आप परिचित हो सकें। आज मैं शुरुआत करूंगा नई तालीम के इतिहास से। सामान्य छात्र के रूप में जब मैं पढ़ाई किया करता था या जब मैं पढ़ता था, तो मात्र एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर के रूप में इसे याद रखता था कि 22 और 23 अक्टूबर के दिन 1937 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के जनपद वर्धा में एक शैक्षणिक संस्था थी, जिसको हम लोग नव भारत हाई स्कूल के नाम से जानते थे। वहां एक उस संस्था का रजत जयंती समारोह आयोजित हो रहा था, और उस समारोह के द्वितीय दिवस दूसरे दिन अर्थात 23 अक्टूबर को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, और जिस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। और महात्मा गांधी जी ने उस मंच के माध्यम से राष्ट्र के समक्ष अपनी शैक्षिक परिकल्पना को, अपनी शैक्षिक अवधारणा को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, और जिसके उपरांत जामिया मिलिया के प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनी, और जिस समिति ने महात्मा गांधी के सुझावों को लिपिबद्ध किया, क्रमबद्ध किया, व्यवस्थित रूप में राष्ट्र के समक्ष एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया 1938 में, ताकि राष्ट्र उस नियोजित शिक्षा की व्यवस्था का अनुपालन करे और अपनी भावी पीढ़ी को उसके माध्यम से शिक्षित करे, साक्षर करे, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन ला सके। मात्र इतना हम जानते थे, और शायद फिलहाल आप भी उतना ही जानते होंगे। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बढ़े, कुछ प्रश्न लेकर आपकी जिज्ञासाओं को मैं कुछ और बढ़ाऊंगा कि मात्र वर्धा जनपद ही क्यों चुना महात्मा गांधी ने उस अपनी शैक्षिक योजना को राष्ट्र के पटल पर रखने के लिए। मात्र 22 और 23 अक्टूबर की तिथि ही क्यों चुनी गई, और ऐसा क्या विशेष था उस दिन उस स्थान विशेष पर। तो थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के गर्भ में लेकर चलता हूं। हम सभी एक व्यक्तित्व के नाम से परिचित रहे हैं, और यह उस व्यक्तित्व की अपनी व्यापकता है कि आज भी जब उसके हम नाम को सुनते हैं, तो सुनते ही हमें लगेगा कि हां, इस शब्द को, इस अक्षर को, इस संज्ञा को हमने सुना है। और शायद यही राष्ट्र का पुरस्कार है उसके किए गए कृतित्व का, जो कार्य उसने राष्ट्र के लिए की। वो नाम जो मैं ले रहा हूं वो है प्रतिष्ठित प्रसिद्ध सेठ जमनालाल बजाज। आप कहेंगे साहब, महात्मा गांधी की नई तालीम में सेठ जमनालाल बजाज का संदर्भ क्यों आया? और मैं कहूंगा कि जब तक जमनालाल बजाज जी का संदर्भ नहीं आएगा, महात्मा गांधी की नई तालीम को आप सहसंबंधित नहीं कर पाएंगे, उसके तार्किक क्रम को आप नहीं समझ पाएंगे, उसके संगठन से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। जमनालाल बजाज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो योद्धा रहे जो कि मात्र विचारों से नहीं लड़े, मात्र विचारधारा के साथ नहीं खड़े रहे, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति को, चाहे वो भूमि के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, राष्ट्र को अर्पित किया। वो व्यक्तित्व
जिसने एक वैरागी व्यापारी के रूप में राष्ट्र के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और अगर मैं कहूं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसी व्यक्ति ने जीकर दिखाया, वो सेठ जमनालाल बजाज साहब थे। साहब मैंने अपनी स्वेच्छा से लगाया। मन में जब किसी व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है तो अंतरात्मा स्वतः ही शब्दों का चयन करती है उसके सम्मान के लिए। जमनालाल बजाज वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में विभिन्न रूपों में गांधीवादी दर्शन का समर्थन किया। आंदोलन के प्रत्येक पग पर महात्मा गांधी के साथ खड़े रहे। वो साथ खड़े रहे जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जब भूदान आंदोलन में लोगों ने अपनी भूमि विनोबा भावे को सौंपी, वो सबसे आगे थे उस पंक्ति में। उन्होंने कहा, जो कुछ धन, जो कुछ संपदा, जो कुछ भूमि मेरे पास है वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो राष्ट्र का धन है। मैं मात्र उसका संरक्षक हूं तब तक जब तक राष्ट्र उस भूमि अथवा धन के लिए मुझसे अपेक्षा नहीं करता है। और जिस दिन राष्ट्रमाता को उस भूमि अथवा धन की आवश्यकता होगी तो मेरा मूल दायित्व होगा सबसे पहले मैं अर्पित करूं, अधिकतम अर्पित करूं। ये वो व्यक्तित्व रहे भारतीय इतिहास में जिन्होंने अपने आप को गर्व से महात्मा गांधी का 5वां पुत्र माना। और मात्र इन्होंने ही नहीं माना, महात्मा गांधी ने खुले मंचों से स्वीकार किया इस बात को कि हां, मेरे 5वें पुत्र हैं सेठ जमनालाल बजाज। और आप हैरान होंगे एक बात जानकर, जमनालाल बजाज वो व्यक्तित्व रहे जिन्होंने 1920 में नागपुर में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में सभी के सम्मुख महात्मा गांधी से कहा कि सामान्यतः तो बापू ऐसा देखा जाता है कि लोग पुत्र अथवा पुत्री को गोद लेते हैं, पर मैं आज एक इच्छा आपके चरणों में रखना चाहता हूं। मैं आपको अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहता हूं। सोचिए क्या वातावरण रहा होगा, किसी व्यक्ति के, किसी की निष्ठा के प्रति क्या भाव रहे होंगे, समर्पण किस अति पे होगा कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति जिसको वो अपना गुरु मानता है, जिसके विचारों से वो प्रेरित है और जिसके लिए वो सर्वस्व अर्पित करने को तैयार है, दुनिया से हटकर ये मांग रखी कि मैं आपको पिता के रूप में गोद लेना चाहता हूं। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी से अक्सर कहा कि मैं आश्रम बनवा रहा हूं, आप मेरे आश्रम में आके रुकिए। 1921 में जब इन्होंने बहुत निवेदन किया तो महात्मा गांधी खुद तो नहीं गए, सत्याग्रह आश्रम में विनोबा भावे जी को भेजा। वो सपरिवार एक कुलगुरु के रूप में वहां रहे। जमनालाल बजाज साहब ने पिता के रूप में महात्मा गांधी को गोद लिया। और आप एक संदर्भ सुन के और अचंभित हो जाएंगे। एक बार किसी पत्र के संवाद के माध्यम से महात्मा गांधी ने सेठ जमनालाल बजाज को चिरंजीवी के स्थान पर भाई अथवा मित्र के रूप में संबोधित कर दिया। और आप मानेंगे इस बात से सेठ जमनालाल बजाज इतने दुखी हुए कि उन्होंने महात्मा गांधी को लिखा कि आप मेरे पिता हैं और मैं स्वयं के लिए उन्हीं संबोधनों की अपेक्षा करूंगा जो एक पुत्र को होती है अपने पिता से। महात्मा गांधी ने अपनी त्रुटि को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, निसंदेह आप मेरे पुत्र ही हैं। वो व्यक्ति, वर्धा में एक एजुकेशनल सोसाइटी चलती थी उस वक्त, जिसको हम लोग जब इतिहास में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो मारवाड़ी एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। मारवाड़ी एजुकेशनल सोसाइटी कई शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करती है, तब भी कर रही थी।
मारवाड़ी एजुकेशनल सोसाइटी के अंतर्गत जनपद वर्धा में एक हाई स्कूल है जिसका नाम है नव भारत हाई स्कूल। उसका रजत जयंती समारोह दिनांक 22 और 23 अक्टूबर 1937 को मनाया जाना था। अब आप सोचेंगे कि एक हाई स्कूल की क्षमताएं इतनी हैं कि वो राष्ट्रपिता को आमंत्रित कर सकें। जी नहीं, पुत्र का अधिकार इतना है कि वो अपने पिता को जहां चाहे वहां बुला सकता है। और मात्र महात्मा गांधी को नहीं बुलाया उन्होंने 23 अक्टूबर 1937 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को आमंत्रित किया, जो कि वहां आए, उपस्थित हुए। आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो उस वक्त थे जेबी कृपलानी साहब, वो उपस्थित रहे उस मंच पे। काका कालेलकर जैसे विद्वान, जाकिर हुसैन साहब जो कि बाद में जो बुनियादी शिक्षा को लेकर जो समिति बनी उसके अध्यक्ष भी बने, भूदान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विनोबा भावे और भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल, ये व्यक्तित्व जिस मंच पे हों उस मंच की शोभा निसंदेह निराली रही होगी। मारवाड़ी एजुकेशनल सोसाइटी जिस स्कूल को चलाती थी, जिसको हम लोग नव भारत हाई स्कूल के नाम से जानते हैं, उस वक्त उसके प्राचार्य थे तमिल विद्वान जिसको हम डॉक्टर E.W. आर्य नायकम के नाम से जानते हैं। नाम सुन के आपको अचंभा नहीं हुआ होगा, पर यह व्यक्तित्व निश्चित ही अचंभित करने वाले थे। ये व्यक्तित्व वो थे जो कि इससे पूर्व रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन का काम देख चुके थे, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ कार्य कर चुके थे और शिक्षा की योजना, शिक्षा के नियोजन और शिक्षा के भविष्य को लेकर एक मर्मज्ञ के रूप में ये उस वक्त थे। डॉक्टर E.W. आर्य नायकम के समक्ष मारवाड़ी एजुकेशनल सोसाइटी के उस वक्त के जो सचिव थे श्रीमन नारायण साहब ने एक चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक विमर्श के लिए अपना विचार रखा कि क्यों ना हम महात्मा गांधी जी को आमंत्रित करें इस अवसर पर। डॉक्टर E.W. आर्य नायकम साहब ने कहा, इससे अच्छा, इससे श्रेष्ठ, इससे और उत्तम क्या हो सकता है कि हमारे रजत जयंती समारोह में राष्ट्रपिता, आप मानेंगे, सचिव श्रीमन नारायण साहब के निमंत्रण को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और करते भी क्यों ना। कहते हैं कि जब प्रेम और स्नेह अपने अति पे होता है तो वह अधिकारों की सीमाओं को लांघ जाता है, और यही बड़प्पन था, यही विशेषता थी एक बरगद समान व्यक्तित्व महात्मा गांधी की, जो कि पूरे विश्व को एक बरगद, एक वट वृक्ष के रूप में दिखा, पर जब वो विनम्र हुआ तो एक लता के समान हुआ। एक हाई स्कूल के रजत जयंती समारोह में आने को महात्मा गांधी तैयार हुए और 23 अक्टूबर 1937 को मंच पर आकर इस राष्ट्र के समक्ष शिक्षा की वो योजना प्रस्तुत की जिसको हम लोग वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जी की नई तालीम के नाम से जानते हैं, बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं, आधारभूत शिक्षा के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं शिल्प आधारित शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं। उस मंच पे महात्मा गांधी का आत्मविश्वास देखने लायक था। एक विजेता की भांति, एक योद्धा की भांति
राष्ट्र के समक्ष राष्ट्र के ख्वाबों की प्रस्तावना वो प्रस्तुत कर रहे थे। और करते भी क्यों ना, हम सभी जानते हैं कि 1919 और 1935 वो वर्ष रहे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुए। 1919 में पहली बार जब हम प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन ब्रिटिश सेना के साथ लड़े, तो हमसे प्रसन्न होकर, हमारी निष्ठा और हमारे समर्पण से खुश होकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने द्वैध शासन व्यवस्था भारत में लागू करी। वो बात अलग है, हमारी अपेक्षाएं उससे बहुत ज्यादा थी, हम उससे प्रसन्न नहीं थे। 1935 में पुनः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हमें कुछ और अधिकार मिले और सबसे बड़ी बात द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हुई, जिसका हम 1919 में विरोध कर रहे थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पे फरवरी 1937 में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए और उन 11 प्रांतों के चुनाव में बहुमत के साथ कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनी। एक विजेता का भाव तो आना स्वाभाविक ही था। कांग्रेस ने राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया राष्ट्र के समक्ष, जिसको हम लोग 14 आधारशिलाओं के नाम से भी पढ़ते हैं। और उन्होंने, महात्मा गांधी ने उस वक्त शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख आधारशिला माना और उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा एक शांत सामाजिक क्रांति है, इट्स अ पीसफुल सोशल रेवोल्यूशन। वो सामाजिक क्रांति वो कब आएगी? जब इसकी पीढ़ी का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो पाएगा। और इस विकास के लिए जिस शिक्षा योजना की आवश्यकता है, वो महात्मा गांधी ने राष्ट्र के समक्ष 23 अक्टूबर 1937 को प्रस्तुत की मंच के माध्यम से, जबकि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले 31 जुलाई 1937 में, इससे कुछ महीने पहले 31 जुलाई 1937 को अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में अपने लेख के माध्यम से भी अपने इन विचारों से शासन व्यवस्था और राष्ट्र को महात्मा गांधी अवगत करा चुके थे। इसके ठीक बाद मंच पे आकर महात्मा गांधी ने अपने उस नई तालीम को राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। मेरा आज का ये ऑडियो यही विराम लेगा। मेरा अगला ऑडियो होगा बुनियादी शिक्षा के विभिन्न आयाम, उसकी आधारभूत संरचनाएं, उसका पाठ्यक्रम क्या था। मैं यही विराम लूंगा इस विषय को लेकर और आशा करता हूं वर्धा योजना के इतिहास के गर्भ में क्या छुपा था, आप सभी उससे अवगत हो पाएंगे होंगे, आप सभी उससे परिचित हो पाए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।